हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार ललित शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है अपडेट इंडिया टीवी पर। लगातार सर नतीजे देख रहे हैं, इस बार का नतीजा शायद पहले कई सालों से उम्मीद कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। 5 राज्यों के नतीजों को किस तरह से देखते हैं सर? 5 राज्यों के जो नतीजे अभी सामने आ रहे हैं उसमें क्या बड़ा उलटफेर नज़र आ रहा है। सबसे बड़ा उलटफेर बंगाल में है, फिर उसके समकक्ष सा उलटफेर तमिलनाडु में है, और जहाँ तक असम की, पांडिचेरी की और केरलम की बात है, ये लगभग क्या है कि पहले से दृष्टिगोचर हो रहा था कि असम में भाजपा फिर सरकार बनाने जा रही है, पुडुचेरी में भी एनडीए को फिर बहुमत मिलने की संभावना है, और केरलम में भी कांग्रेस नीत यूडीएफ को संभावना जताई जा रही थी। दरअसल वहाँ केरलम में एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन में बदलाव की संभावनाएं रहती है। केवल पिछला इलेक्शन था जब लेफ्ट फ्रंट ने रिपीट कर लिया था। बाकी इन दोनों राज्यों में बड़ा उलटफेर है, और ये मतदाताओं की इस बात का प्रतीक है कि भारतीय मतदाता बहुत गहरी समझ रखने लग गए। बिल्कुल सर, असम के अंदर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्या कारण रहे? क्योंकि वादे भी पूरे किए गए थे, तमाम चीज़ें तामझाम बरते, लेकिन कांग्रेस उतना अच्छे से निखर कर नहीं आ पाई। असल में असम का चुनाव है वो वहाँ के बदलती डेमोग्राफी से काफ़ी गहरा जुड़ गया है जी। असम में कुछ ज़िले ऐसे हो गए हैं जहाँ बांग्लादेश से आए हुए लोग मतलब मेजॉरिटी में बनते जा रहे हैं, और ये वहाँ के स्थानीय निवासियों को बड़ा नागवार गुजरता है। पिछले 3 चुनावों से भाजपा ने इस मुद्दे का महत्व समझा और इसको गंभीरता से भुनाया है, और देखा जाए तो वहाँ के इस लोगों की इस भावना का हिमंत विश्व शर्मा प्रतिबिंब बन गए हैं, और वो कई बार आक्रामक बयान भी दे देते हैं जो एक मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए उचित नहीं जान पड़ता है। लेकिन ये जो एक वर्ग है जो मतदाताओं का, वो पूरी तरह उससे जुड़ चुका है, और यही वजह है कि वहाँ भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी का बयान आया है कि आखिरी राउंड तक हम ही सरकार बनाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। देखिए, ममता जी का कहना जायज़ है, हर राजनेता यही कहते हैं कि हम आखिरी समय तक ये करेंगे, लेकिन ये बात तयशुदा है कि बंगाल में अब मतदाता परिवर्तन चाहने लगा था, और वहाँ से जो रिपोर्टें आ रही थी वो ये स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि इस बार टीएमसी को ललित जी बंगाल के कई शहरों में झड़प हो गई है। कुछ बिहार, आसनसोल और दिनहाटा के समेत कई शहरों के अंदर बवाल शुरू हो गया। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। कोलकाता में ममता के घर के बाहर भी नारेबाजी शुरू कर दी गई है। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, और बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अंदर आमने सामने हो गए हैं। और कुछ बिहार, आसनसोल और दिनहाटा के अंदर समेत कई शहरों के अंदर ये जो है बवाल हो गया है, और इसी को देखते हुए काउंटी के बीच के अंदर बवाल शुरू हुआ गया है, और बंगाल के कई शहरों में ऐसी झड़प देखने को मिल रही है। लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही है। कोलकाता में ममता के घर के बाहर भी जो है नारेबाजी की गई है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं सर, जय श्री राम के नारे लगना शुरू हो चुके हैं सर बंगाल में, पश्चिम बंगाल जहां सोच नहीं सकते थे लोग। देखिए, बंगाल के पिछले चुनाव पे अपन दृष्टिपात करेंगे तो बंगाल की ये बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है कि वहाँ इलेक्शन के बाद एक वायलेंस का माहौल बनता है। ये लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं है जी। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, और संदेश खाली और कई जगह ऐसी परिस्थितियाँ आई थी जहाँ पे क्या लोगों को भयावह प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। इस चीज़ को राज्य सरकार को समय रहते नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य के लोगों में अगर नई सरकार के प्रति असुरक्षा का भाव पनपता है तो वह कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज देखने को मिली है, जय श्री राम, ये क्या है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो इसको राजनीति से जो है रिलीजियस की तरफ मोड़ दिया जाता है, और ये रुख मुड़ना कहीं ना कहीं आत्मघाती है तमाम उन लोगों के लिए जो सत्ता पे भरोसा करते हैं केवल और केवल एक अच्छे प्रोग्रेस के लिए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आमतौर पे देखा जाता है कि चुनाव के समय धार्मिक मुद्दे उभार पर होते हैं जी। ऐसा ये भी होता है कि चुनाव के समय जातीय मुद्दे भी उभार पे होते हैं जी। असल में इसके लिए मुख्य रूप से इस देश के राजनेता जिम्मेदार हैं जी। देखा जाए तो मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि क्यों इस देश में ये देखकर फैसला किया जाता है कि इस क्षेत्र में उस जाति का बाहुल्य है और उस जाति के उम्मीदवार को टिकट दी जाए। ये है शुरुआत ही गलत हुई थी, और इसी शुरुआत की वजह से ये है कि जिन कुछ दलों ने राजनीतिक
जातीय आधार पर ध्रुवीकरण किया, तो कुछ दलों ने धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना शुरू कर बिल्कुल दिया। ठीक कहा। एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो चीज़ें देखने को मिल रही है, तमिलनाडु के अंदर सिनेमा का जादू है वो उभर कर सामने आया है सर, उम्मीद से बिल्कुल परे परिणाम रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहाँ मतलब पिछले कई दशकों से सिनेमा के कलाकारों को लेकर बड़ा क्रेज रहा है, जी और इसी का परिणाम ये रहा है कि वहाँ पे डीएमके को बहुत बुरी तरह से पछाड़ मिली है। हालांकि तमाम एग्जिट पोल डीएमके को बढ़त बता रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्थिति आई है, तो ये साफ है कि वहाँ के लोगों में सिने कलाकारों के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान भाव है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि केरल में जो वाम दलों का है किला ढहा एक तरीके से देखा जाए, तो अब वहाँ का भविष्य क्या है वाम दलों का? देखिए, मैं एक छोटा सा कहना चाहूँगा, छोटे मुँह बड़ी बात होगी। वाम दलों की जहाँ तक बात है, भारत में वाम दलों का भविष्य इस समय कोई नज़र नहीं आ रहा है। उनका लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक शासन पश्चिम बंगाल में रहा था, जहाँ वो टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन से हारे, और उसके बाद बंगाल में वाम दलों का सफाया सा हो गया। एक ज़माने में त्रिपुरा भी वाम दलों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन त्रिपुरा में भी वो बीजेपी ने उनको साफ कर दिया। इसके अलावा केरल वाम दलों का सबसे अंतिम गढ़ के रूप में माना जा रहा था, लेकिन वहाँ में भी पिनरई विजयन है, इनकी व्यक्तिगत छवि और इमेज का बड़ा रोल रहा है। अब देखना ये है कि इसके बाद वाम दलों की क्या स्थिति बनती है वहाँ पे, पर ये केरल में उनकी सरकार जाना उनके भविष्य को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। लेकिन विजय है वो जयललिता की तरह सत्ता संभाल पाएंगे क्या? उतनी काबिलियत है उनमें, आपको लगता है कि? देखिए, जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, जयललिता वहाँ की तिलस्माई नेता थी, उनके जैसा क्रेज किसी में, शायद एमजीआर में रहा था, में देखने को नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक विजय की बात है, अभी अपने को देखना है कि वो किस तरह के निर्णय करते हैं, कि हर व्यक्ति की क्षमताएं हैं वो गर्भ में छिपी होती है, पता नहीं चलता कि वो क्या उनका विजन है, क्या वो आगे करना जा रहे हैं। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की बात है, वो तो खैर अनुभव से आती है, लेकिन फिर भी जो नीतियाँ हैं, जनता के लिए जन समर्थित नीतियाँ, जनहित की नीतियाँ अगर लागू की जाती है तो निस्संदेह अच्छा रिजल्ट भविष्य में मिलेगा। पश्चिम बंगाल, और भले ही ये चुनाव है वो 5 राज्यों का हो, लेकिन ललित जी इसमें एक चीज़ जो कॉमन मैंने देखी है कि पश्चिम बंगाल को मुख्य रूप में, मुख्य धारा में देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने जो रैलियां वहाँ पर रही, झालमुड़ी को इतना प्रसिद्ध कर दिया कि बीजेपी के नेता हैं वो मच्छी खाते हुए नजर आए उसके अंदर, जो मतलब बिल्कुल एक तरफ जो बात करते हैं दूसरे छोर की, और यहाँ पर कुछ अलग ही। क्या वोटों की राजनीति वाकई मतलब बड़ा कुछ करवा लेती है नेताओं से? देखिए, भारतीय नेताओं का ये रहा है कि चुनाव के समय कुछ इस तरह के जरूर करते हैं, जिससे क्या जनता में उनकी एक अच्छी छवि बने, पॉजिटिव छवि बने, आम आदमी की छवि बने। लेकिन मेरा एक स्पष्ट मत है कि पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ समय में इलेक्शन के दौरान अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज थी पश्चिम बंगाल को लेके, बिल्कुल उसमें साफ इस बात की झलक मिल रही थी कि यह पार्टी बढ़त की स्थिति में है और ये उस बढ़त को और मजबूत करना चाह रहे हैं। पश्चिम वो तो 15 दिन तक वहीं रहे हैं कलकत्ता। यही इनकी ये वर्किंग स्टाइल का हिस्सा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के लिए जो विजय की राह प्रशस्त करता है वो है इनका मातृ संगठन आरएसएस। तो वहां पर संघ का बड़ा योगदान रहा है क्या? संघ का योगदान प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं कम नजर आता है। वो तो राजस्थान में भी नहीं दिखा, हरियाणा में भी दिखा, कहीं नहीं दिखा। लेकिन असल में क्या, संघ एक ऐसी जमीन तैयार कर देता है जिससे क्या है कि इनको दौड़ने में, सरपट दौड़ने में बड़ी आसानी हो जाती है। और संघ तो पूरे भारत के अलावा भी मतलब 50 देशों में संघ की शाखाएं लगती है, संघ वहां भी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां भी संघ ने ही जो न्यूक्लियर लेवल पे जो वर्क किया है
वो संघ के लोगों ने ही किया है। तो अब जितनी भी चीजें देखने को मिल रही है, प्रधानमंत्री शाम को 7 बजे बीजेपी दफ्तर के अंदर संबोधन करने वाले हैं और ये इंतजार था एक तरीके से देखा जाए तो लंबे समय से, और अभी अनाउंसमेंट हो गया, मतलब तकरीबन 2 घंटे पहले ही अनाउंसमेंट हो गया, वरना शाम तक के रुझान की प्रतीक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे और वहां पर ये तामझाम जितनी सारी तैयारियां थी वो, उसके अलावा शाम को 7 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन वाकई दिलचस्प है एक तरीके से। ये निसंदेह ये मतलब इनके पहले से फीडबैक रहता है, सारे डाटा लेके ये चलते हैं, सारी तैयारियों के साथ ये बैठते हैं, कहाँ क्या ट्रेंड है इसको पकड़ना है, क्या करना है, कहाँ कुछ कमी रह सकती है इसको लेके। बीजेपी में पिछले कुछ सालों से काफ़ी डेटा वर्क काम होता रहा है और उसी का परिणाम है कि ये माइक्रो लेवल पे वर्किंग करके हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ क्या सरकारें रिपीट होनी बड़ी मुश्किल मानी जाती है, वहाँ इन्होंने 2 बार सरकार रिपीट की। इसका मतलब ये है कि ये माइक्रो लेवल पे पूरी फीडबैक लेके आगे बढ़ रहे हैं और मेरा तो ये कहना है कि सभी पार्टियों को अच्छा काम करना चाहिए भाई, सभी को प्रॉपर फीडबैक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब देश में एक चीज को भुला देना चाहिए कि ये हमारा वोट बैंक है, सब लोग हमारे वोट बैंक है, हम सबके हित के लिए काम करेंगे, यह नीति अपनानी चाहिए। जाति विशेष पे जोर देना करना ये है, ये स्थितियां बदलनी चाहिए क्योंकि यही देश के हित में है और इसी से देश का भला होगा। रणनीतिकार तो अमित शाह हैं, ये तो तय है, क्योंकि जब पहले चरण का चुनाव हुआ था उसी के बाद में पंजाब में खेल कर दिया। पंजाब को एक तरीके से किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई 1/3 जो सांसद उनकी खेमे में चले जाएंगे, फिर उनको मैनेज कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, सोच से परे बिल्कुल। हाँ, राघव चड्ढा का पहले से लग रहा था कि राघव चड्ढा को कहीं ना कहीं जो है प्रयास है कि उनको अपनी तरफ खींचने का, लेकिन फिर बाद में वहां से लेके और एक पहले चरण के बाद पहले कुछ नहीं किया इन्होंने। देखिए इसके लिए बाकायदा ये लगे रहते हैं। ये मतलब वैसे कहा जाए तो एक बात कहूँगा मैं कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद इस देश में राजनीति को पूरे 5 साल का खेल कर दिया। हाँ, इसके पहले आमतौर पे राजनेता चुनाव के बाद गिर भी जाती थी चुनाव के बाद लगभग सो जाया करते थे और चुनाव के 2-1 साल पहले सक्रिय होते थे और अंतिम साल में ज्यादा सक्रिय नजर आते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार 5 साल तक हर राजनेता को सक्रिय रहने का संदेश दे दिया है और बता दिया है कि 5 साल तक आप सक्रिय नहीं रहेंगे तो सफलता बड़ी मुश्किल है। लेकिन एक चीज देखिए, इसमें तमाम जितने भी रुझान हैं अपडेट इंडिया के आप स्क्रीन पर देखते होंगे, लगातार बदल रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, 10-10 मिनट के अंदर जो है आंकड़े बदल रहे हैं। और अभी करंट अगर मैं आंकड़ों की बातचीत करूं तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा हमारे जितने भी दर्शक हैं कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव को लेकर 293 सीटें और 293 से भाजपा 194 पर है, टीएमसी 93 पर आ गई है और अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं भाजपा लगातार। सर ये तो जो आंकड़े आए थे 185 तक, मैंने लास्ट वो देखा था उसके अंदर कि जितने भी एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो 185 तक बता रहे थे, 180 तक बता रहे थे। ये उसको भी क्रॉस करके 194 तो पार कर गया है, और कहां तक पहुंचेगा? देखिए ये तो कहना मुश्किल है कहां तक पहुंचेगा, लेकिन ये एक तयशुदा बात है कि भारतीय मतदाता के मानस को समझना अब किसी एग्जिट पोल के बस की बात नहीं है। लेकिन वो तो पार्टीज अपने स्तर पर भी तो करवाती हैं। पार्टी अपने स्तर पे करवाती है, उसमें भी क्या है कि आपको 15% का अप एंड डाउन रहता है। ये क्या संभावित है क्योंकि ये क्या एक सैंपल सर्वे की तरह होता है। 1 लाख लोगों पे 2000 लोग, 1000 लोग, ये एक सैंपल सर्वे है। तो इसमें क्या है कि ये तो फर्क आना अवश्यंभावी है। लेकिन मतलब ये उसमें भी एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि मैंने खुद ने इलेक्शन कवरेज किए हैं, मैंने ये देखा है कि मतदाता के मानस को समझना बड़ा मुश्किल है और सिर्फ वो मतदाता खेल करता है जो साइलेंट बैठा है। अब ज्यादातर आंकड़े आजकल हैं ही साइलेंट के। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये है